भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पे कई ऐसे आरोप लग रहे हैं जो वाकई निंदनीय है। पाकिस्तान के एक कॉलमनिस्ट जो अखबारों में अपने लेख लिखते हैं, स्तंभकार नुसरत मिर्जा ने आरोप लगाया है कि वो हामिद अंसारी के बुलाने पर कई बार भारत आते थे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आईएसआईएस को भारत की ऐसी कई खुफिया जानकारी भी वो यहाँ से ले जाके देते थे और इसमें हामिद अंसारी उनकी खूब मदद करते थे। इसके बाद बवाल मच गया है। हामिद अंसारी ने सफाई देते हुए कहा यह सब निराधार है, हमने कभी नहीं बुलाया नुसरत मिर्जा को। इसी मसले पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं। सर, सफाई दे दिए, हामिद अंसारी साहब कह रहे हैं कि नहीं ये सब निराधार है, क्या कहेंगे आप इस पे? निराधार है या सच में इस पे कुछ सच्चाई दिखती है आपको? चोर कभी मानता है कि उसने चोरी किया? जब उसकी इंक्वायरी होती है, जब पुलिस के जेल के अंदर जाता है, जब उसका स्वागत किया जाता है तो सच उगलता है। चोर कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो जर्नलिस्ट है नुसरत मिर्जा, ये झूठ क्यों बोलेगा? एक चीज़ बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि ऐसे ऐसे बेसिकली पाकिस्तान के कोई भी लोग जो आते हैं उनको 3 शहर से ज़्यादा विजिट करने की अनुमति नहीं होती है। उसमें से 2 तो ठीक है, दिल्ली, अजमेर शरीफ, तीसरा एक और जगह होता है। ये 15-15 जगहों पे इजाज़त किसने दिलवाई? हामिद अंसारी कह रहा है कि सरकार को सब पता था और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फैसला करती है कि इसको बुलाना है कि नहीं बुलाना है। ये सब तो प्रोसीजर है। MEA को किसने कहा कि बुलाओ इसको? और यदि हामिद अंसारी ने MEA को कहा तो हामिद अंसारी को किसने कहा? कांग्रेस की बॉस कौन थी? ये ईरान में जब, खैर ईरान के पहले मैं अपने सब बिंदुओं पे आता हूँ कि ये जो इसको बुलाया गया जर्नलिस्ट नुसरत मिर्ज़ा को, किस लिए बुलाया गया? सेमिनार के लिए। और क्या सेमिनार का टॉपिक था? कि हिंदुस्तान को आप बताइए कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए। वारे देश, एक दुश्मन देश के ISI एजेंट को तुम बुलाते हो ये सुझाव लेने के लिए कि आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए। जिसने 26/11 को जन्म दिया उससे तुम सीख ले रहे हो। इसका मतलब है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे बी हो या रॉ हो या इंटरनल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हो, ये सब हैं, ये सब यूजलेस हैं। इनको कुछ ज्ञान नहीं है। कैसे आतंकवाद से लड़ना इनको नहीं पता। जो पाकिस्तान अपने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, TTP को कंट्रोल कर लिया। वो आके हमें सीख देगा कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। ये पूरा गेम प्लान कुछ और था। गेम प्लान था कि 26/11 करो, इसको RSS का भगवा आतंकवाद का रूप दो, सेमिनार करो और BJP और RSS को एक्सपोज करो। गेम प्लान ये था। और इसीलिए कसाब के दाहिने हाथ में वो एक धागा बांधा हुआ था। हाँ, यदि कसाब मर गया होता, वो तो भगवान का शुक्र है कि जो इंस्पेक्टर था महाराष्ट्र पुलिस का, उसने अपनी जान पे खेल करके इसको पकड़ लिया जिंदा। यदि ये मर गया होता तो कांग्रेस उस पर बिल्डअप कर जाती। ये दिग्विजय सिंह ऐसे ऐसे राजद्रोही इसी के तो ताक में थे। तो हामिद अंसारी एक राष्ट्रद्रोही है, वो ट्रेटर है, वो गजवाए हिंद का एक महत्वपूर्ण प्लेयर है, वो पाकिस्तान का एजेंट है। उसने नुसरत मिर्ज़ा को, नुसरत मिर्ज़ा खुद बोल रहा है कि हमने कई जगह, नॉर्थ स्टेट में आप भेज रहे हो ISI एजेंट को, आप उत्तराखंड भेज रहे हो जो सेंसिटिव एरियाज है, क्यों भेज रहे हो? फॉर व्हाट? अब मैं आता हूँ हामिद अंसारी का रोल ईरान में। NK सूद जो रहे हैं रॉ के चीफ, उन्होंने क्या लिखा अपने किताब में कि हमारे रॉ एजेंट्स थे, उनके बारे में इन्होंने एक्सपोज कर दिया। ईरानियन का जो सीक्रेट सर्विस है सावक, उसको बताया। और ये बात
जब रॉ चीफ ने यहाँ की सरकार को ब्रीफ किया कि ये हामिद अंसारी देशद्रोही है, वो हमारे ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, उस समय राजदूत थे ये तेहरान। एकदम ये हामिद अंसारी राजद्रोही है, हमारे ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हमारे ऑफिशियल्स के बारे में डिस्क्लोज कर रहा है सावक को, और कि मैं नाम वाइज बताऊंगा, और उस पर कोई हरकत नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि हामिद अंसारी और कांग्रेस हाई कमांड मिली भगत है, दोनों मिले हुए हैं। एक देश का राजदूत अपने देश की सुरक्षा, मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन रॉ के ऑफिशियल्स के बारे में डिस्क्लोज कर देता है। यही नहीं, मैं तो एक कदम और जाऊंगा, मोरारजी देसाई, डिस्ग्रेस टू दिस कंट्री, उसने जियाउल हक को सब बता दिया कि हमारे पाकिस्तान में हमारे इतने 22 एजेंट हैं। जियाउल हक को मार दिया ओवरनाइट। तो जब देश के जो पावर जिनके पास है वो देश को सुरक्षित नहीं रह पाते हैं, तो ये सेना का काम खाली है क्या? खून बहाओ और ये लोग मलाई खाएं और राजद्रोह करें। अब मैं आता हूँ कि किस तरह से रॉ के ऑपरेशंस को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया ईरान में। पहला उदाहरण देना चाहता हूँ मैं, संदीप कौर कपूर। ये संदीप कपूर मई 99 में इसके हामिद अंसारी को पता चल गया, उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया सावक को, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है ईरान का, किडनैप कर लिया। और जब रॉ के सीनियर ऑफिशियल ने कंप्लेन किया अंसारी को कि ये सही नहीं है, आप स्टैंड लीजिए, उसने कहा ठीक है, होता है, ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके देश के सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशन के एक आदमी को किडनैप किया जाता है, आप कुछ रिएक्ट नहीं करते हो, और आप कंप्लेन करते हो, आप एमईओ को एक चिट्ठी लिखते हो कि संदीप कपूर एक लोकल औरत के साथ फंसा हुआ था। वाह रे वाह, वाह हामिद अंसारी, वाह। ये एज एम्बेसडर ये काम कर रहा है। और इतना, अभी और आता हूँ उसके बारे में। कपूर को सावक ने ड्रग किया और उसको रोड पे गिरा के फेंक गया और मैसेज किया एम्बेसी को कि आपका एक बंदा गिरा हुआ है, ले जाओ। वो ड्रग का असर कई दिन, कई महीनों, कई सालों तक उसके शरीर पे रहा। दूसरा है उदाहरण डीबी माथुर, जो एक स्टेशन का अफसर था। वो गलती से ब्रीफ कर दिया अंसारी को कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो नौजवान आते हैं उनको वो क्या क्या जिहादी ट्रेनिंग लेते हैं, आर्म्स ट्रेनिंग लेते हैं, उस पर वो नज़र बनाए हुए था। तो बना दिया, उसने बताया अंसारी को कि मैं नज़र बना के रखा हूँ। ये बात अंसारी को जो ही पता चला, उसने सावक को बता दिया। सावक ने किडनैप कर लिया। तीसरा नाम पीके वेणुगोपाल, उसके साथ भी ऐसा ही वारदात हुआ। और अंसारी क्या बोलता है कि देखिए, ये सच है कि पीके वेणुगोपाल वहाँ के एक लोकल लड़की से उसके संबंध बने थे। इसके दो चीज़ हो सकते, दो पहलू हो सकते हैं। क्या उस लड़की को कल्टीवेट किया था? क्योंकि कोई भी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वाला आदमी होता है वो अपने सोर्सेज कल्टीवेट करता है, खिलाता पिलाता है, साथ घूमता है, पिक्चर देखता है, खाना खाता है, सिनेमा के लिए ले जाता है। तो क्या वो कल्टीवेट कर रहा था या वो सचमुच में हनी ट्रैप हो गया था? और अंसारी क्या बोलता है, इसको रिकॉल किया जाए, ये फिट नहीं है फॉरेन सर्विस के लिए। तुम राजद्रोही, तुम फिट हो, वेणुगोपाल फिट नहीं है। वेणुगोपाल यहाँ आता है, उसको सर्विस से निकाल दिया जाता है। अब वो जो औरत थी वो चिट्ठी बोलती है, सरकार से वीज़ा मांगती है कि हमको वेणुगोपाल से मिलना है। प्रेम इतना बढ़ गया था लगता है। रॉ एडवाइस करता है सरकार को कि इस औरत को वीज़ा न दिया जाए। अंसारी मैनिपुलेट करता है सिस्टम को और उस औरत को वीज़ा मिलता है और वो औरत इंडिया आती है। ये क्या है? तुम जिस अफसर के लिए टर्मिनेशन करवाए नौकरी का, वो सो कॉल्ड तुम बोलते हो इसका लूज कैरेक्टर है, उस औरत के लिए वीज़ा क्यों दिलवा रहे हो?
मैं बता रहा हूं, मुझे ये कुछ लॉजिक इस देश का समझ में नहीं आता कि ऐसे ऐसे राजद्रोही खुले कैसे घूम रहे हैं आज की तारीख में। और वाइस प्रेसिडेंट रहा है और सोनिया उसको प्रेसिडेंट बनाना चाहती थी, प्रेसिडेंट। मतलब हमारी सुरक्षा तो कुछ है नहीं, उसमें तो छेद ही छेद है, वाइटल इंफॉर्मेशन यहां से जाता है। मुझे पता है कांग्रेस जमाने में कितने साइंटिस्ट मारे गए, कितने को पागल खाना करके जेल में डाल दिया गया। ये लोग तो राजद्रोही हैं कांग्रेस। इनको देश को उत्तर देना पड़ेगा। इशरत जहां को आप भेजते हैं मोदी जी को मारने के लिए, मोदी जी को मौत का सौदागर बोलते हैं। आप राजद्रोह करते हैं, मोदी जी तो आज तक राजद्रोह नहीं किया मोदी जी ने। ये देश ऐसे चलेगा क्या? हम लोग सेना में परिवार से, मतलब यदि मैरिज के बाद यंग बच्चे, अफसर्स, जवान परिवार से दूर रहते हैं। हर एक लड़ाई में, अभी गलवान में देखो कितने बिहार रेजिमेंट के मारे गए हमारे जवान। हम खून बहाते हैं और ये राजद्रोह करते हैं और गद्दी में बैठते हैं, मलाई खाते हैं, गजवाई होने की सोच रखते हैं और इनको कुछ नहीं होता। ये मेरा चिंता का विषय है। और ये आत्मकथा लिखते हैं, अपनी किताब लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि मुसलमान भारत में असुरक्षित हैं। वो तो चल जाना भाई, 1947 में तो फैसला हुआ था भाई, 2 भाइयों में बंटवारा हुआ, मान लो तुमको जमीन दे दिया, तुम जाओ ना अपने घर, यहां क्यों बैठे हो? गजवाए हिंद के लिए बैठे हो, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए बैठे हो। ये तो साफ है हमीद अंसारी के व्यवहार से। द वेरी फैक्ट कि हमीद अंसारी ईरान में एम्बेसडर होके सावक को सब इंफॉर्मेशन देता था, इसका मतलब है इसके लिए धर्म प्रधान था, राष्ट्र नहीं। तो साफ साबित होता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ वर्तमान समय में? बहुत सख्त कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई। इसको तो तुरंत 2 घंटे में अरेस्ट करो, NIA कस्टडी में ले, इंटरोगेशन करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, 30 दिन के अंदर फैसला करे और कैपिटल पनिशमेंट दे। कैपिटल पनिशमेंट इज द ओनली आंसर। देखो हमारे डिक्शनरी में राजद्रोह की एक ही सजा है, कैपिटल पनिशमेंट, हमारे डिक्शनरी में। बाकी तो मैं तो भाई एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, मेरे पास तो शक्ति कुछ है नहीं, तो मैं तो खाली मेरी अपनी भावना को व्यक्त कर सकता हूँ एज ए फौजी। मेरा खून खौलता है जब मैं देखता हूँ कि लोग राजद्रोह कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को फिर मैं बहुत कष्ट में आ जाता हूँ। फिर प्रश्न चिन्ह अपने मेरे मन में प्रश्न उठता है कि हमने जो इतना सेना में लोग मरे बेचारे हर एक वॉर में, क्या उनका बलिदान सही था? ये प्रश्न उठता है। क्या हम ही ने देश को सुरक्षित करने का ठेका लिया है? जो सत्ता में हो राजद्रोह करें, हम लोग खून बहाएं और सब कुछ सफर करें, परिवार से दूर रहें। तो एक मन में प्रश्न उठता है और प्रश्न स्वाभाविक है, भावना से भरा हुआ प्रश्न है। देश को इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।